नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ज्योग्राफी ऑप्शनल की कंप्लीट तैयारी करने के लिए यूपीपीएससी के लिए प्लस यूपीएससी के लिए प्लस बीपीएससी, इन तीनों का जो कंबाइंड एक जो है कॉमन सिलेबस है, उसके लिए ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। उसी के लिए पूरी वीडियो सीरीज चलाई जा रही है। इसके सभी वीडियो एक प्लेलिस्ट में जोड़ दिए गए हैं। उस प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप पूरा वीडियो देखिए। इसमें आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, पेपर 1 की और पेपर 2 की। ठीक है। कोई आपको जो है इसमें सजेशन देना हो, कमेंट हो, कोई कोई टॉपिक अगर छूट गया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम में जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, प्लस जो इंस्टाग्राम में पेज है उसको जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए। ये पूरी जो वीडियो सीरीज है आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करने में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी। आप इसको पूरा ध्यान से देखिए। पेपर 1, पेपर 2 का जितना भी सिलेबस है सारा इसमें कवर करवाया जाएगा। ठीक है। और किसी भी वीडियो में अगर आपको लगे कोई जो है चीजें कम हो गई हैं, कोई टॉपिक छूट गया है, कोई और कमेंट करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो या तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7838692618 पे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल और भी कोर्सेज पहले भी हमने प्लेलिस्ट बना के पूरे फ्री किए हैं। जैसे कि पीएसआईआर का पूरा फ्री है, बिल्कुल पूरी प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री है। सारे वीडियो जो है उसमें फ्री हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मेन जो चीज है वही है, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। ये जो प्लेलिस्ट बनाई गई है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, प्लस कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड जो पेपर 1 और पेपर 2 के सारे वीडियो दिए गए हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो है वीडियो से फायदा होता है तो प्लीज जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, जो नहीं बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग कर पाते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ब्रांड एम्बेसडर हमारे छात्र हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। वीडियो देखिए। फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है ये। ठीक है। देखिए, ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन जो है, पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692618। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए। ठीक है। टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अपने इस ज्योग्राफी ऑप्शनल की वीडियो सीरीज़ का अपना सबसे पहला वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे अपने पेपर 1 के सेक्शन ए के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी या फिर भौतिक भूगोल के संबंध में। तो जो अपना फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल की अगर हम बात करें, तो जो इसमें सबसे पहली बात जो हमारे सब टॉपिक्स में इसके अंतर्गत दी गई है, उसमें हम एक नाम लेते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृति। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये जियोमॉर्फोलॉजी इज द मेजर ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्डर रिलीफ्स, या फिर हम कह सकते हैं भूगर्भ शास्त्र की यह वह शाखा है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के उच्चावचों के निर्माण क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति की बात करते हैं तो जैसे जैसे इसमें लिखा है कि उच्चावचों के निर्माण क्रिया, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारे उच्चावच हैं, तो जो उच्चावच हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो जो हमारे उच्चावच हैं, तो उनके अंतर्गत एक हमारे पास सबसे पहला नाम आता है फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ्स की बात करें अगर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ या फिर प्रथम श्रेणी के उच्चावच, तो ये हमारे महासागर और महाद्वीप। सेकेंड ऑर्डर रिलीफ की बात करें या द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों की बात करें, तो इसके अंतर्गत आते हैं मैदान, पठार, पर्वत, भ्रंश, भ्रंश घाटियाँ, मैदानी पठार, पर्वत, भ्रंश और भ्रंश घाटियाँ। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे पास तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं, तो इस तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के लिए हमारे पास आते हैं जैसे कि हमारा भूमिगत जल है, समुद्री लहरें हैं, पवनें हैं, हिमानी हैं। इनके क्रियाओं के द्वारा जो हमारे उच्चावचों का निर्माण होता है उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तृतीय श्रेणी उच्चावचों के अंतर्गत। तो ये हमारे पास जो टोटल लैंडफॉर्म्स हैं, तो इस 3 टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 ऑर्डर के रिलीफ्स हैं, जैसे कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और साथ ही साथ तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो ऐसे हमारे जो भू आकृति के अंतर्गत उच्चावच हैं उनको विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बस एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारे प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, इसमें कौन आते हैं, द्वितीय श्रेणी के कौन आते हैं और तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत कौन आता है। अगर मैं प्री एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पर कई बार ऐसे प्री एग्जाम में क्वेश्चंस को मैंने देखा है कि जो पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रथम श्रेणी का या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ में आता है, या फिर सेकंड ऑर्डर में, या फिर थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर आप ये देखते चलिएगा कि कौन कौन से उच्चावच या फिर लैंडफॉर्म्स किस ऑर्डर रिलीफ या फिर किस श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के फर्दर टॉपिक को
यानी कि आगे बढ़ते हुए हम अपना चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हमसे बात की गई है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भू आकृति है, इस टॉपिक को समझने के लिए और स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है तथा इसकी संरचना या फिर स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की गई है, सबसे पहली बात तो यह है कि आज तक इस बात को कंफर्मेशन में नहीं बताया जा सका है कि एग्जैक्टली जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, परंतु डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफर्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, जिसके आधार पर यह माना गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए, तो दो कंसेप्ट्स दिए गए हैं, जिसमें से पहला कंसेप्ट है हमारा मोनिस्टिक कंसेप्ट या फिर अद्वैतवादी संकल्पना। सेकंड कंसेप्ट है डुअलिस्टिक कंसेप्ट, जिसको द्वैतवादी संकल्पना कहा गया है। इस मोनिस्टिक कंसेप्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ ज्योग्राफर्स हैं जिनका नाम आता है, जैसे कि एक कांट के गैसियस हाइपोथेसिस या फिर कांट की वायव्य राशि संकल्पना। और अगर हम दूसरे ज्योग्राफर की बात करते हैं तो नेबुला हाइपोथेसिस है लाप्लास की, या फिर लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांट गैसियस हाइपोथेसिस या फिर कांट की वायव्य राशि संकल्पना। इस संकल्पना में उन्होंने क्या बताया और कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाया। तो सबसे पहले कांट महोदय ने जो अपनी ये थ्योरी और हाइपोथेसिस किया है और संकल्पना की है, ये हमारे न्यूटन के नियमों के आधार पर की। और इन्होंने यह माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति से भी लाखों करोड़ों साल पहले एक पदार्थ था, जिसको उन्होंने नाम दिया आद्य पदार्थ या फिर प्रीमॉर्डियल मैटर। और इन्होंने कहा कि समस्त ब्रह्मांड के क्षेत्र पर ऐसे छोटे छोटे कणों से फैला हुआ हमारा ये ब्रह्मांड था, और यह जो कण थे धीरे धीरे हजारों लाखों सालों में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। जैसे जैसे ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे तो इनके अंदर कुछ गति आने लगी, यानी कि ये एक दूसरे के प्रति कुछ मूवमेंट लाने लगे। जैसे जैसे इनमें मूवमेंट आने लगा तो इनमें कुछ एनर्जी आने लगी। जब इनमें एनर्जी आने लगी तो धीरे धीरे इनकी जो स्पीड थी वो बढ़ती चली गई। जैसे जैसे इनकी स्पीड बढ़ती चली गई, ये एक दूसरे की तरफ और अट्रैक्ट होने लगे। जब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे तो ये एक पूरा का पूरा एक क्लाउड शेप, यानी कि एक हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत विशाल मेघ का रूप लेते चले गए। परंतु जो रोटेशन था और रिवॉल्यूशन यानी कि जो परिभ्रमण था वह इनका बढ़ता ही चला गया, और साथ ही साथ इसके तापमान में भी निरंतर वृद्धि होने लगी। जब इसके तापमान में वृद्धि होने लगी तो ये गोलाकार एक ही जगह पर या फिर हम एक ही प्लेस पे कहें, ये पूरा क्लाउड घूमने लगा, और इसका जो हैवीएस्ट पार्टिकल मैटर सेंटर में ये घूमने लगे। और जैसे जैसे ये सेंटर में घूमने लगे तो एक भारी पदार्थ इसके बीच में ही एकत्रित होने लगा। तो जैसे जैसे ये भारी पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलते चले गए और एक पर्टिकुलर रीजन में जमा होने लगे, तो फिर ये देखने को मिलता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसे अगर हम हिंदी में बात करें तो जिसका नाम होता है केंद्रापसारित बल। तो उससे धीरे धीरे यहाँ से हमारे कुछ छोटे छोटे रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो थे वो बाहर निकले, और कांट महोदय ने कहा कि ऐसे 9 रिंग बाहर जो निकले वो धीरे धीरे ठंडा होने के बाद या फिर उनके तापमान में कमी आने के बाद लाखों करोड़ों साल बाद उन्होंने हमारे सौर मंडल के ग्रहों का रूप ले लिया। तो यह कंसेप्ट दिया था कांट ने अपनी वायव्य राशि संकल्पना में। प्रेजेंटली अगर आज कहा जाए तो इस हाइपोथेसिस को बहुत से ज्योग्राफर्स ने नकार दिया और इसको अब नहीं माना जाता है, परंतु ये हमारे सिलेबस में जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति है, उसके अंतर्गत हमसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस को पूछा गया है कि कांट के हाइपोथेसिस के बारे में, तो हमें पता रहना चाहिए कि वो क्या है। तो ये हमें बताया था कांट महोदय ने कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास या फिर लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास ने अपनी जो हाइपोथेसिस दी, अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने मोस्टली जो कांट की वायव्य राशि संकल्पना है या फिर कांट का जो हाइपोथेसिस है उसकी जो कुछ एक कमियां थी उसको दूर करते हुए इन्होंने अपनी संकल्पना दी। अगर हम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ ऐसे कहा, जैसे कांट ने पहले छोटे छोटे
आद्य पदार्थ की बात की और फिर उनका मिल जाना और एक निहारिका के रूप में परिवर्तित हो जाना, और फिर उस निहारिका से छोटे छोटे जो हमारे रिंग या फिर छल्ले जो बाहर निकले, उसको उन्होंने ग्रहों का रूप दे दिया। परंतु लाप्लास ने जो अपनी संकल्पना दी तो उन्होंने सिर्फ यह माना कि पहले से ही ब्रह्मांड में कोई एक निहारिका स्थापित थी और उससे हमारे इन ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो यह कुछ अपना संकल्पना लाप्लास ने कांट के जो कुछ ऐसे बिंदु थे जिस पे कांट महोदय जवाब नहीं दे पाए, उनको आगे बढ़ाते हुए अपनी इस संकल्पना को पूरा किया। अब चलते हैं हम अपने दूसरे कंसेप्ट की तरफ, यानी कि डुअलिस्टिक कंसेप्ट, जिसको हम जानते हैं द्वैतवादी संकल्पना। जैसे हमने पहले पढ़ा था मोनिस्टिक कंसेप्ट, यानी कि अद्वैतवादी, यानी कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो मेनली एक बॉडी या फिर एक पिंड से बताई गई है। अब इस कंसेप्ट में जितने भी ज्योग्राफर्स आए, उन सारे ज्योग्राफर्स ने जो पृथ्वी का ओरिजिन या फिर उत्पत्ति बताई है वो एक से अधिक पिंड के आधार पर बताई है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें नाम आता है वो एक चैम्बरलिन का नाम आता है। और चैम्बरलिन का जो हाइपोथेसिस है, जो अपनी परिकल्पना दी है, वो इन्होंने ग्रहाणु या फिर प्लैनेटेसिमल के ऊपर या फिर प्लैनेटेसिमल के आधार पर दी है। अब देखते हैं कि जो इनकी संकल्पना है वो हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनके अनुसार जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति है, इन्होंने कहा कि किसी समय पर दो पिंड रहे होंगे। ठीक, अब यह जो दो पिंड हैं, इस पिंड में उन्होंने कहा कि एक तो हमारा सूर्य के समान और एक दूसरा पिंड, वह भी सूर्य के जैसा ही विशाल कोई तारा था। यानी कि एक तो उन्होंने सूर्य माना और एक सूर्य के जैसा विशाल कोई अन्य तारा माना। अब धीरे धीरे इन दोनों ही, एक सूर्य ने और एक दूसरे तारे ने, एक दूसरे के चक्कर लगाना शुरू किए, और जैसे जैसे चक्कर लगाना शुरू किए वैसे वैसे इसके अंदर एनर्जी गेन होती चली गई, और इसके अंदर से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे से क्या होने लगे, रिवर्ट होने लगे। यानी कि इसमें से निकल के इधर और इधर से निकल के इधर, कुछ इस तरीके की एक्टिविटी के बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने कहा फिर उसके बाद ये जो छोटे छोटे कण थे, इन्होंने एक पिंड का रूप लिया, और जो कि ये पिंड धीरे धीरे ठंडे होते चले गए, और जैसे जैसे ये ठंडे होते चले गए तो इन्होंने ग्रहों का रूप लेते या फिर ग्रहों का रूप ले लिया, जिसको हम आज अपने सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम के अंदर अपने प्लैनेट्स के तौर पे देखते हैं। तो यह कुछ एक हमारा डुअलिस्टिक कंसेप्ट था जो हमें दिया चैम्बरलिन ने, और किसके आधार पे दिया, ग्रहाणु, यानी कि जो ये कण थे जो इससे बाहर निकले उसको इन्होंने क्या माना है, प्लैनेटेसिमल या फिर ग्रहाणु। अब अगर हम अपनी एक दूसरी इसी हाइपोथेसिस को देखें, यानी कि द्वैतवादी संकल्पना के आधार पर, तो उसमें एक नाम आता है जेम्स जीन्स। तो ये जो जेम्स जीन्स हैं, इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी वो काहे के आधार पर दी, टाइडल या फिर ज्वार के आधार पर दी। और इन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा कि दो पिंड थे और जिसमें ज्वारीय शक्ति के आधार पर, जैसे एक इधर अपनी परिक्रमा कर रहा है और एक इधर परिक्रमा कर रहा है, इन दोनों के टाइडल अफेक्ट के कारण जो इसमें से कुछ तत्व थे वो बाहर निकले और वो इसको रोटेट करते चले गए, और धीरे धीरे वो जब इस ऑर्बिट से अलग होते चले गए तो इन्होंने काहे का रूप ले लिया, एक ग्रहों का रूप ले लिया, जिसे हम आज वर्तमान में अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के तौर पर देखते हैं। तो बस यहाँ पर हमें कंसेप्ट्स के बारे में मेनली इतना पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बस कंसेप्ट्स हैं जहाँ पे हम अपनी कुछ ओरिजिन की बात या फिर हम अपने क्वेश्चन के आंसर के इंट्रोडक्शन में हम इन कंसेप्ट्स को कुछ लिख सकते हैं। तो एक हमने कंसेप्ट सीखा मोनिस्टिक कंसेप्ट, जहाँ पर हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति एक पिंड से बताई गई या फिर एक बॉडी से बताई गई। सिमिलरली हमने जो दूसरा कंसेप्ट देखा वो डुअलिस्टिक कंसेप्ट देखा, जहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति दो पिंड या फिर एक सूर्य या फिर एक सूर्य के जैसे किसी दूसरे पिंड के साथ मिलकर ग्रहों की उत्पत्ति के तौर पे हमने देखी। तो यहाँ पर बस हमें इतना पता रहना चाहिए कि मोनिस्टिक कंसेप्ट्स में मेनली कौन कौन ज्योग्राफर्स हैं जो आते हैं, जैसे कि हमने कांट महोदय देखे, जैसे कि हमने लाप्लास देखे। बिल्कुल ऐसे ही डुअलिस्टिक कंसेप्ट के अंतर्गत हमने चैम्बरलिन देखे, हमने जेम्स जीन्स देखे, और इन्हीं की जेम्स जीन्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं के टाइडल हाइपोथेसिस को फर्दर जो आगे बढ़ाया था वो जेफरीज नाम का एक हमारा ज्योग्राफर हुआ है, उसने इनके कंसेप्ट को और फर्दर डिफाइन किया।
तो हमें उतना डीप जाने की इतनी नीड नहीं है। हमें बस इतना पता रहना चाहिए कि जो हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ है, इसके संदर्भ में या फिर इसके कंटेक्स्ट में जो हाइपोथेसिस दी हैं, किस किस जोग्राफर्स ने कौन सी कंसेप्ट्स दी हैं। तो अब देखते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट यानी कि सुपरनोवा प्रिंसिपल, जिसको हम जानते हैं महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से, जिसको दिया है जॉर्ज लेमंथियर ने। अब जैसे हमने पिछले हमने टॉपिक्स में देखा कि जो हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ, डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफर्स ने, बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा सुपरनोवा प्रिंसिपल है ये हमें बताता है कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो तारों का विकास है और क्रम है और डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है। तो हम ये जानेंगे कि जो हमारी अलग अलग जो तारों का विकास और क्रम हुआ वो कैसे होता है, कैसे हुआ है, और कौन सा तारा किस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ये जानना होगा, हमें ये देखना होगा कि जो ये तारे हैं इनका विकास कैसे हुआ है या फिर ये तारे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जैसे हमारे कुछ ब्रह्मांड में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कण हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ गैसेस भी हैं, कण भी हैं, और यह सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि कुछ फोर्सेस हैं जो इनके आपस में एक दूसरे के ऊपर लग रहा है। अब अगर इनका साइज एक एवरेज होगा, जैसे कि छोटे छोटे जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स थे, जो कण थे, वो एकत्रित होते हैं और कुछ इतना सा शेप लेते हैं, या फिर एक विशालकाय शेप लेते हैं। तो दो तरह से इनको डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा महाविस्फोट सिद्धांत है उसमें ऐसा कहा गया कि जो ये हमारे धूलिकण हैं, जब ये छोटे साइज में होंगे तो हम उनको एक औसत तारे के रूप में या फिर एवरेज स्टार के रूप में देखते हैं। अगर ये बड़ा शेप कोई ले लेते हैं तो ये मैसिव स्टार बन जाता है, यानी कि एक विशालकाय तारा। एक तारे की औसतन जो एज है वो इतनी, यानी कि 10 अरब वर्ष बताई गई, और इतने अरब वर्ष तक इसके अंदर निरंतर जो हमारी संलयन की क्रियाएं हैं या फिर विखंडन की क्रियाएं हैं, उसके माध्यम से इसके अंदर जो ऊर्जा है वो जनरेट होती रहती है, एनर्जी जनरेट होती रहेगी, और धीरे धीरे जो इसके अंदर फ्यूल है वो खत्म होता जाएगा। जैसे जैसे इसका फ्यूल खत्म होगा यह अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ेगा, जिसे हम हिंदी में लाल दानव के रूप में जानते हैं, या फिर हम सुपर लाल दानव। तो जैसे आप देख रहे हैं इस पूरे साइकिल के अंदर ऊपर वाली जो स्टेज चल रही है ये कुछ छोटे तारों के संदर्भ में चल रही है, जो कि नीचे वाली हमारी फेस चल रहा है या साइकिल चल रहा है ये हमारा बड़े तारों के संदर्भ में। तो 10 अरब वर्ष बाद जब इसमें एनर्जी खत्म होने लगी तो ये किधर की तरफ जाने लगा, लाल दानव की तरफ। अब जब ये लाल दानव पे पहुंच गया तो यह इसकी एक लास्ट स्टेज होती है जहां से तारा जो है फर्दर किसी और स्टेज में या फिर किसी एक नए तारे के विकास होने की जो फाउंडेशन है वह रखता है। अब यहाँ से ये जो हमारा लाल दानव है ये चेंज हो जाएगा एक प्लैनेटरी नेबुला के तौर से। प्लैनेटरी नेबुला था, ये काहे में परिवर्तित हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ में, या फिर हम इसको नाम दे सकते हैं श्वेत वामन। अब बिल्कुल ऐसे ही अब जो अगर हम इसी की बात हम एक बार और बताना चाहते हैं यहाँ पे आपको, ये जो श्वेत वामन है इनको जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। अब अगर अपने हम सेकंड फेज की तरफ देखें, यानी कि एक स्टेज तो हमने ये देखी जिसमें हमने छोटे तारों को परिवर्तित होते हुए देखा, बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई तारा हमारा विशालकाय है यानी कि बड़ा है, मैसिव है, तो वह भी काहे में बदलेगा, लाल दानव में, और लाल दानव के बाद एक सुपरनोवा की स्टेज पे वो पहुंचेगा। तो जो ये हमारा लाल दानव होता है, यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि ये मोस्टली रेड इसलिए अपीयर होता है क्योंकि जो इस तारों के अंदर हाइड्रोजन होती है वो मैक्सिमम जल जाती है। जब वो हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, एंड अप हो जाती है, तो सिर्फ यहाँ पर हीलियम रह जाती है, और जो ये हीलियम है इसी के प्रेजेंस होने के कारण ये हमें लाल दिखाई देता है। तो जो हमारा लास्ट फेस है किसी भी एक तारे के जो एनर्जी फ्यूल्स हैं उसके खत्म होने के बाद वो हमें लाल दिखता है क्योंकि वहाँ पर हमें हीलियम की प्रेजेंस बढ़ती हुई दिखती है। अब जब इस स्टेज से हम इस स्टेज पे आएंगे तो ये कहा गया कि सारी जो हमारी फ्यूल है वो ख़त्म होने लगी। तो जब ये ख़त्म होने लगी तो यहीं पे एक कार्बन, यानी कि जो इसके जलने से जो कार्बन था वो सब एकत्रित होने लगा।
तो कार्बन भी एक जगह पे एकत्रित होने लगा और धीरे धीरे जो आयरन था वो भी जमा होने लगा और जो भारी भारी एलिमेंट्स हैं, हैवी एलिमेंट्स हैं, वो भी यहीं पर जमा होने लग जाते हैं। अब जब ये जमा होने लग जाएंगे तो कुछ सालों बाद, हजारों, लाखों, करोड़ों साल बाद यहाँ पे एक एक्सप्लोजन्स का देखने को मिलता है। और ये जो एक्सप्लोजन है ये हमें दो तारों की फॉर्मेशन को बताएगा। यानी कि अगर छोटा साइज है तो हम उसको नाम देंगे न्यूट्रॉन स्टार, और अगर बड़ा साइज है तो हम उसको नाम देंगे ब्लैक होल। अब ये जो हमारे तारों की स्टेज और फेसेस हैं, अब अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हमें याद रखना होगा, जिसे आप सबने भी सुना होगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी और अपनी उस थ्योरी में एक नाम दिया चंद्रशेखर लिमिट के नाम से, जो कि उन्होंने डिसाइड की 1.44 ms। तो यहाँ पे जो ये m है मास और s जो है सोलर से जुड़ा, यानी कि जो इन्होंने अपनी ये लिमिट दी है इसको कंपेयर किया है उन्होंने सूर्य के मास से। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने अपनी इस थ्योरी में क्या हमें बताया और क्या क्या उन्होंने अपने कंसेप्ट्स दिए। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम सबको बताई, तो इनका ये कहना था कि यदि कोई भी तारा 1.44 से 3.0 तक अगर उसका सौर्यिक द्रव्यमान है, यानी कि सोलर मास के 1.44 से 3.0 तक 1.44 टाइम्स ऑफ सन से 3.0 टाइम्स ऑफ सन, यानी कि इस रेंज के बीच में किसी भी सुपरनोवा के एक्सप्लोजन के बाद हमारा कोई तारे का मास बचता है, तो उसको हम क्या देखेंगे कि वह तारा मेनली किस शेप को लेगा, न्यूट्रॉन तारे का रूप ले लेगा या फिर न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जो भी तारे जिनका सोलर मास 3.0 से, यानी कि हमारे सूर्य के मास से 3 गुना से ज्यादा होगा, तो वो काहे में परिवर्तित हो जाएंगे, ब्लैक होल में। तो चंद्रशेखर की लिमिट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, 1.44 उन्होंने सोलर मास के नाम से अपनी लिमिट दी है। अब हमने ये समझ लिया कि अगर छोटे तारे हैं तो वो कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, श्वेत वामन में। अगर बड़े तारे हैं लाल दानव में। लाल दानव लाल क्यों दिखता है, सुपरनोवा का एक्सप्लोजन होगा, न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित होगा या फिर ब्लैक होल में वो परिवर्तित हो जाएगा। अब ब्लैक होल क्यों कहा जाता है ब्लैक होल, क्योंकि ये अपने आप में सिर्फ कार्बन का ही एक पिंड है अपने आप में और हैवी मेटल्स का, और इसकी जो अट्रैक्शन पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ भी चीज़ें ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए इसको ब्लैक होल का नाम दिया जाता है। तो आप याद रख लीजिएगा कि कृष्ण वामन, श्वेत वामन या फिर न्यूट्रॉन तारे या फिर ब्लैक होल हम कैसे देखते हैं और वो कैसे बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने अपनी इस थ्योरी के अंतर्गत समझा कि कौन सा तारा कैसे निर्मित होता है, कौन सा तारा किस स्टेज पे पहुंचता है। और अधिकतर अगर हम बात करें तो जो हमारा एक और स्टेज यहीं पे एक नाम आता है छोटा सा, पल्सर्स। पल्सर आपने नाम सुना भी होगा। तो ये जो पल्सर है ये कैसे बनता है, तो पल्सर के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे कोई भी एक ऐसा पिंड है जिसके अंदर सारा फ्यूल वगैरह खत्म हो चुका है और फाइनली जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी क्या हो जाते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं, तो हम उसको किस टाइप से नाम देते हैं, उसका पल्सर। तो ये हमारे तारों की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस थी, कहाँ पे कौन सा तारा किस में परिवर्तित होता है, इन सारी चीज़ों को हमने अपने इस साइकिल के अंतर्गत देखा। तो अब चलते हैं हम अपने ब्रह्मांड की तरफ, यानी कि यूनिवर्स। जैसे कि हमने पहले देखा कि जैसे कि तारों का निर्माण है, पृथ्वी की उत्पत्ति है, अब बिल्कुल ऐसे ही कुछ हमारे पास टॉपिक्स हैं या फिर कुछ हमारे बेसिक्स हैं जो हमारे ब्रह्मांड से जुड़े हैं, उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। जैसे कि सबसे पहला एक नाम है कॉन्स्टिलेशन, या फिर जिसे हम जानते हैं नक्षत्र मंडल के अनुसार। अब यह क्या होते हैं, तो जैसे रात के समय में अगर हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें आकाश में विभिन्न विभिन्न तारों के जो समूह हैं, यानी कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, वो हमें एक कोई पैटर्न में, डेफिनेट पैटर्न में देखने को मिलते हैं। इन्हीं को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं या फिर हम इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब अगर हम इस नक्षत्र मंडल की बात करें तो इसमें सबसे पहला हमारे पास एक नाम आता है उर्सा मेजर या फिर बिग बियर के नाम से। बिल्कुल ऐसे ही एक और नाम है जिसे हम जानते हैं स्मॉल बियर के नाम से, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सप्तऋषि, और यह 7 तारों का समूह है। तो
तो यह कुछ हमारी पास जानकारी है नक्षत्र मंडल से जुड़ी। अब अगर हम देखें दूसरा नाम यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज, जिसको हम जानते हैं खगोलीय पिंड के रूप में, तो ये जो खगोलीय पिंड हैं यह क्या होते हैं? तो जो हमारी मतलब ब्रह्मांड है, इस यूनिवर्स में बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ हैं छोटी छोटी, जैसे कि अगर आप बात करें जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं ग्रह, जैसे हम बात करें तारों की स्टार्स हैं, जैसे हम बात करें कॉमेट्स की मीटियोर्स की, तो ऐसे ही जो हमारी ये सारे ब्रह्मांड में जो ये पिंड हैं जो ये बॉडीज़ हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? खगोलीय पिंड, या फिर ये कहा जा सकता है सेलेस्टियल बॉडीज। तो इसके अंदर हमारा सन भी आएगा क्योंकि सन एक स्टार है, मून भी आएगा, मून एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। फिर हम बात करते हैं अपने तीसरे एक नाम की, तो जिसके अंतर्गत आएगा हमारे पास पिंड या फिर प्लैनेट, जिसको हम लोग जानते हैं ग्रह के रूप में। तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं आप सब जानते हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, ये सब के सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स की कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत ये डिफाइन किया जाता है कि यह जो पिंड है एक ग्रह होगा या फिर एक प्लैनेट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे कुछ इसकी बेसिक कंडीशन है किसी भी एक बॉडी की प्लैनेट होने की, तो सबसे पहली एक बात ये आती है कि उसका एक डेफिनेट ऑर्बिट होना चाहिए जिसके अनुसार वह सूर्य की परिक्रमा करेगा। तो इसीलिए जो प्लूटो था उसको बाहर कर दिया गया था, जिसके मतलब हमारे प्लैनेट्स हैं इनकी लिस्टिंग से प्लूटो को बाहर कर दिया गया था। और सिर्फ इसलिए कर दिया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑर्बिट्स को इंटरसेक्ट कर रहा था और उसकी कुछ कंडीशंस ऐसी थीं जो प्लैनेट होने की फुलफिल नहीं करती हैं। तो ये हमारे प्लैनेट्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं सोलर सिस्टम को या फिर सौर मंडल को। तो जैसे हमारा सन और सन के आसपास जो हमारे दूसरे ग्रह हैं जो हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं यानी कि जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, उन सबको हम किस नाम से जानते हैं? सोलार सिस्टम। यानी कि सोलार सिस्टम में एक सन और उसके सराउंडिंग जितने भी प्लैनेट्स हैं जो उसको रिवॉल्व करते हैं उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? अपने सौर मंडल के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं स्टार्स की यानी कि तारे। तो अगर हम तारों की बात करें तो यह हमारे बहुत बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। यह अपने आप में ये देखा गया है कि ये गैसेस से मिलकर बने हैं। इनके अंदर लगातार कोई ना कोई फिशन की फ्यूज़न की प्रोसेसेस चल रही हैं जिसके कारण इसके अंदर खूब एनर्जी मिलती है, ऊर्जा भी खूब जनरेट होती है और इसीलिए हमें तारे जो हैं चमकते हुए दिखते हैं। इनका टेम्परेचर भी बहुत अधिक होता है। तो ये हमारे पास कुछ तारों से जुड़ी कंडीशन है। अब हम देखते हैं एस्टेरॉइड्स को यानी कि क्षुद्र ग्रह। तो यह क्या होते हैं? तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो जैसे हमारे पास कुछ स्टार्स हैं, जैसे कि कुछ प्लैनेट्स हैं, कुछ सैटेलाइट्स हैं, तो इसके अलावा भी हमारे पास छोटे छोटे कुछ ये कहा जा सकता है कि पिंड होते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलर बॉडीज़ होती हैं जो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं। और यह मेनली जो एस्टेरॉइड्स हैं हमें मार्स और जुपिटर के बीच का जो स्पेस है यानी कि जो हमारा मार्स का और जुपिटर का जो ऑर्बिट है इसके बीच का जो हमारे पास स्पेस है उसके अंदर मैक्सिमम हमें एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं और इसीलिए इसको एस्टेरॉइड बेल्ट्स भी कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें सेकंड की यानी कि जो हमारे पास नाम आता है मीटियोरॉइड्स का, तो मीटियोरॉइड्स को हम जानते हैं ज़्यादातर उल्का पिंड के नाम से। और यह भी जैसे हमारा ये जो यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा है तो इसमें कई सारी हेवनली बॉडीज़ एक दूसरे के साथ टकराती भी हैं और जब ये टकराती हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर बदल जाती हैं और जब ये छोटे छोटे पीसेस में बदल जाती हैं तो इनको हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं या फिर मीटियोरॉइड्स के नाम से इनको जानते हैं। और कभी कभी हमें यह जलते हुए भी देखते हैं क्योंकि कभी इसके अंदर ऐसा मटेरियल होता है कि ये सन के करीब जाने के बाद हमें ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि ये कुछ बर्न आउट हो जाती है, तो इसलिए हम इसको मीटियोरॉइड्स के नाम से जानते हैं। और कुछ इसके अंदर फ्लेमेबिलिटी या फिर हम इनको चमकता हुआ भी देखते हैं, पर यह एस्टेरॉइड्स नहीं है, यह एक तरीके से छोटे छोटे जो टुकड़े हैं जो हमारे किसी स्टार्स के या हेवनली बॉडीज़ के टकराने के बाद हमारे यूनिवर्स में आ जाते हैं। यह मेनली वह बॉडीज़ होती हैं। फिर एक हम लास्ट नाम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक नाम आता है मिल्की वे। तो मिल्की वे यानी कि ये हमारा एक ह्यूज ग्रुप है स्टार्स का जिसके अंदर
हमारा सोलार सिस्टम भी कुछ एक रोटेट और रिवॉल्व होता हुआ हमें दिखता है। यानी कि यह जिसको कहा जाए कि मिलियंस ऑफ स्टार्स के ग्रुप हैं ये, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है और यह भी उसके साथ साथ रिवॉल्व। तो जैसे हमारे पास, अगर हम एक ईजी वर्ड्स में हम इसकी बात करें तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सोलार सिस्टम है यह एक मिल्की वे का ही पार्ट है और मिल्की वे के साथ साथ यह भी रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये पूरा सोलार सिस्टम भी हमारे मिल्की वे को रिवॉल्व कर रहा है। तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, जहाँ पर हमने बात की कुछ यूनिवर्स से जुड़े टॉपिक्स की और कुछ हेवनली बॉडीज़ की जो हमें देखने को मिलती हैं हमारे ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स में। अब देखते हैं हम अपने सोलार सिस्टम को या फिर सौर मंडल को। तो अगर हम अपने सोलार सिस्टम की बात करते हैं तो सोलार सिस्टम में मेनली क्या आता है, सन आता है और प्लैनेट्स यानी कि सूर्य और ग्रह, और इसके साथ साथ जो हमारी कोई सैटेलाइट्स हैं जैसे कि मून है तो नेचुरल सैटेलाइट है, जिससे मिलके हमारा क्या बना है ये सोलार सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक नाम आता है सूर्य। एक कॉमन सी बात है जो आप सब लोग हमेशा से सुनते आए हैं, इतने टाइम से हमेशा आपने सूर्य के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर देखी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सोलार सिस्टम के जो सेंटर है उसके बीच में कौन एग्जिस्ट करता है, सन एग्जिस्ट करता है। यह मेनली जो बना है ये बना है मेनली गैसेस से। इसके साथ में अगर हम बात करें तो ये हमारा करीब करीब ये कहा जाता है कि ये 150 मिलियन किलोमीटर यह हमारे अर्थ से दूर है, और इसी के ही जैसे ये सन और ये हमारे प्लैनेट्स हैं, तो सारे जो हमारे ये प्लैनेट्स हैं ये किसको रिवॉल्व कर रहे हैं, सन को, और जो कि ये सारा का सारा ग्रुप जो हमारा मिलके बनता है सोलार सिस्टम। अब बात करते हैं हम अपने प्लैनेट्स या फिर ग्रह की। तो ग्रह क्या होते हैं, ग्रह वो हैं जो कि हमारे सोलार सिस्टम में सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं और परिक्रमा करते हैं। फिर अगर हम देखें तो जो ये ग्रह हैं यानी कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक का नाम दिया गया है पार्थिव ग्रह या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और दूसरे का नाम दिया गया है जोवियन प्लैनेट्स या फिर, अब जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं इनके अंतर्गत हमारे पास आते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। सेकंड की बात करें अगर तो जोवियन प्लैनेट्स में हमारे पास जो आते हैं उसमें आते हैं सैटर्न है, जुपिटर है, यूरेनस है और नेपच्यून है। अब ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स हो गए। प्लैनेट्स क्या होते हैं वो हमने देख लिया, सन कहाँ पर है, कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं सारे प्लैनेट्स, तो ये सब मिलके हमने देखा सोलार सिस्टम में। अब अगर हम देखें सैटेलाइट, तो जैसे कि हमारे पास कोई एक प्लैनेट है तो प्लैनेट की भी कोई सैटेलाइट हो सकती है। जैसे कि हम अपने मून को देखें तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है और ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, और रिलेटिवली यह सन के भी अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसी जो बॉडीज़ हैं जो हमारे प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, सैटेलाइट या फिर उपग्रह। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारे सोलार सिस्टम से जुड़ी। तो अब आगे देखते हैं कि जो हमारे पास अलग अलग प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स में क्या उनकी सीक्वल है, क्या उनकी स्पेशलाइजेशन है, कैसे वो रिवॉल्व करते हैं, कुछ उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम अपने इस सोलार सिस्टम के अंतर्गत जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सन से। तो सन के बारे में ये कहा गया है कि जो मेनली ये कंसिस्ट करता है हीलियम से। हीलियम की जो परसेंटेज है वो 26.5%। फिर अगर हम बात करें तो जो हमारा, अब हम देखते हैं अपने सोलर सिस्टम को और डिटेल से स्टडी करते हैं सोलर सिस्टम को और उसके अंतर्गत आने वाले सारे प्लैनेट्स को। तो सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास नाम आता है सन का। तो सन, जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि सन जो है कंसिस्ट करता है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन इसके अंतर्गत कहा जाता है कि 71% तक इसमें हाइड्रोजन है। सेकेंडरी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत एक नाम आता है हीलियम, और हीलियम इसमें 26% तक मिलता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो सन है जो इसके अंदर प्रोसेस हो रही है जिससे एनर्जी जनरेट हो रही है, तो कई बार ऐसा प्री में हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एनर्जी का जनरेशन हो रहा है वो किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न वो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एनर्जी का जनरेशन हो रहा है।
तो ये कुछ एक हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है सन से जुड़ी। फिर हम बात करते हैं कि जो सन है इसका जो एवरेज टेम्परेचर हमें बताया जाता है या फिर हमें पता चलता है, तो 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर है जो इसके अंदर हमें मिलता है। एक और, जैसे कि आप कभी भी यूनिवर्स के टॉपिक को पढ़ें या फिर कोई हमारे स्पेस से जुड़े टॉपिक्स को, तो यहाँ पर आप कुछ ऐसी बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि सन है, तो सन के लिए एक नासा मिशन कर रहा है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। तो जो ये छोटे छोटे मिशंस हैं इनको 20 वर्ड्स में अधिकतर मेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो छोटा सा टॉपिक है पार्कर सोलर प्रोब, जिसमें 20 वर्ड्स से आपको पूछा जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको 20 वर्ड्स में इसके अंतर्गत लिखनी होगी। तो ऐसे ही जैसे हम अपने इंडिया की बात करें, तो जो इसरो मिशन कर रहा है सन के लिए उसका नाम है आदित्य। तो ये कब लॉन्च होगा, तो बस 2-3 सेंटेंस में ही हम इसके आंसर को पूरा लिख सकते हैं। तो जो ये करंट से जुड़े टॉपिक्स हैं और हमारे यूनिवर्स की अप्रोच कहीं ना कहीं वो हमको टच करते हैं, तो आप अपने करंट्स में भी ऐसे टॉपिक्स को देखते रहिएगा। फिर हम बात करते हैं सन के बाद जब हम नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास प्लैनेट्स की बात आती है। और प्लैनेट्स में सबसे पहले हमारे पास एक नाम आता है मरकरी, जिसको हम जानते हैं बुध के नाम से। तो जो बुध है यह भी एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है या फिर पार्थिव ग्रह है। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। जब डेंसिटी हाई होगी तो जो इनकी रोटेशन की स्पीड है वो हमारे जोवियन प्लैनेट से कम मिलती है, लेकिन जो उनकी डेंसिटी है वो हमें ज़्यादा मिलती है जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले एक बात इसके बारे में ये ध्यान रखनी है कि जो इसका रिवॉल्यूशन पीरियड है वो अराउंड 88 डेज़ का है। कोई इसके ऊपर एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा जिसे कहा जाए कि ये सन के करीब है। तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है दिन के टाइम पे वो बहुत हाई भी हो जाता है, लेकिन रात के समय पे टेम्परेचर बहुत कम भी हो जाता है। अगर हम इस मरकरी यानी कि बुध से जुड़ा किसी मिशन की बात करते हैं तो नासा का एक मिशन है जिसको मैसेंजर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे मिशंस आपको ध्यान रखने चाहिए या फिर आपको पता रहना चाहिए कि जो जो किस प्लैनेट से जुड़े हैं। तो जैसे मार्स की बात आएगी तो मार्स के मिशन पता होने चाहिए। तो जो स्मॉल आंसर्स हैं, वहाँ स्मॉल क्वेश्चंस हैं जो मेंस में हमसे पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो वहाँ पे अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को आप करंट से जोड़ के पढ़ते रहेंगे तो आपको उसका आंसर भी मिलता रहेगा। तो मरकरी के लिए फिर अगर हम बात करें तो जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मेनली निकल और आयरन से मिलकर बना है। तो मरकरी की जो हमें डेंसिटी यानी कि घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो जो हमें इसका डेंसिटी पता चलती है वो 5420 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है मरकरी से जुड़ी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट यानी कि वीनस की बात करते हैं। और वीनस की बात करें तो शुक्र। तो शुक्र अगर हम देखें तो ये हमारे अर्थ के सबसे निकटतम प्लैनेट है या फिर ग्रह है। फिर अगर हम इसके बात करें सैटेलाइट्स की तो इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, जैसे मरकरी का भी कोई सैटेलाइट नहीं है। साथ ही साथ अगर हम कंपेयर करते हैं इसके मास को, तो जो इसका मास है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अर्थ के मास के 82% है। और अगर डिजिट्स में बात करें तो 4.86 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। डेंसिटी अगर हम देखते हैं वीनस की तो 5200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि घनत्व जो बताया गया है वो 5200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो इसका रिवॉल्यूशन पीरियड है सन के अराउंड, यानी कि जो सन के लिए ये परिक्रमा करता है तो वो एग्जैक्टली 224.70 डेज। फिर अगर हम इसके रोटेशन की बात करें, घूर्णन की बात करें, तो इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड जो है वो 243 डेज। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ पे, उतना डेंस या फिर उतना डेवलप एटमॉस्फेयर हमें वीनस का देखने को नहीं मिलता है। टेम्परेचर की भी बात करें अगर, तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत हाई भी मिलता है किसी समय देखने के लिए और किसी समय बहुत कम भी है। मैक्सिमम जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है हमें वीनस पे या शुक्र पे देखने को मिलता है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ 1 किलोमीटर की हाइट तक हमें 96% एटमॉस्फेयर इसका मिलता है। यानी कि अगर हम 1 किलोमीटर की अबव हाइट पे जाएंगे तो एटमॉस्फेयर लगभग
ये कहा जाए कि इनविजिबल या फिर अनडेवलप या फिर बिल्कुल गायब सा हमें दिखेगा। पर मैक्सिमम जो एटमॉस्फेयर जो भी कुछ डेवलप हुआ है वो सिर्फ 1 किलोमीटर की ही हाइट के अंडर में हुआ है। फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट प्लानट यानी कि अपनी अर्थ। तो अर्थ के बारे में सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है ये हमारी टिल्टेड है, झुकी है 23.5 डिग्री एक्सिस पर। एटमॉस्फेयर की बात करें तो अर्थ में भी एटमॉस्फेयर फुल्ली डेवलप है। अगर हम अर्थ की बात करें तो जो अर्थ का हमारा डायमीटर है, तो जो हमें इक्वेटोरियल लाइन पे यानी कि भूमध्य रेखा पर जो हमारा डायमीटर मिलता है वो करीब 12,755.6 किलोमीटर। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें अर्थ के पोल्स पे, तो जो पोल हैं ध्रुवीय क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर हमें पृथ्वी का जो व्यास मिलता है, डायमीटर मिलता है, वो 12,714 किलोमीटर। फिर बात करें कि जो हमारा अर्थ है यह सन के अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से परिक्रमा कर रही है। जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का वो 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 46 सेकेंड। अब अगर हम बात करते हैं रोटेशन की, घूर्णन की, तो जो अर्थ का टाइम पीरियड है रोटेशन का तो वो 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड्स। अर्थ के लिए यह भी कहा जाता है कि यह जो है ग्रीन प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। अर्थ ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर वाटर एग्जिस्ट करता है। अगर हम अर्थ की डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो जो हमारी डेंसिटी बताई गई है वो 5.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ हमारे बेसिक फैक्ट्स हैं अर्थ के बारे में। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं तो हमारे पास नाम आता है मार्स का, जिसे हम लोग जानते हैं मंगल के नाम से। तो अगर हम सन से इस प्लैनेट की गिनती करेंगे तो ये हमारा 4th प्लैनेट है। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो इसका कलर है वो कहा जाता है रेड कलर है क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंस है फेरस ऑक्साइड की वो ज़्यादा है। तो ये हमारा इसी कारणवश लाल ग्रह या फिर रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम आता है ओलिम्पस मैसे जो कि मंगल ग्रह पर हमारा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है या फिर वॉल्केनो है। एक और नाम आता है निक्स ओलंपिया। तो निक्स ओलंपिया हमारे मार्स का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये कहा जाता है कि यह माउंटेन माउंट एवरेस्ट के 13 टाइम्स ज़्यादा ऊंचा है। अगर हम मार्स के घूर्णन की बात करें, रोटेशन की बात करें, तो जो उसका टाइम पीरियड है वो 24 आवर 37 मिनट 22.6 सेकेंड। फिर अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें यानी कि परिक्रमा, तो जो मार्स है उस सन का एक पूरी परिक्रमा 686.98 डेज में कंप्लीट करता है। डेंसिटी की बात करें, घनत्व की, तो हमारे पास मार्स की जो डेंसिटी बताई गई है वो 3.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो इसके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं यानी कि प्राकृतिक उपग्रह, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है फोबोस का और एक डेमोस का। एटमॉस्फेयर की बात करें तो जहाँ तक पता चल पाया है जो एटमॉस्फेयर है वो 95% तक डेवलप है। फिर जो इसके संबंध में कुछ मिशंस हैं जो अलग अलग स्पेस एजेंसीज ने की हैं, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है जैसे कि MOM मार्स ऑर्बिटल मिशन। क्यूरियोसिटी मिशन है एक नासा का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। एक इनसाइट मिशन है वो भी नासा का है और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है मार्स का। तो यह हमारे पास कुछ जोवियन प्लैनेट्स जो हैं उनका डिस्क्रिप्शन और कुछ बेसिक फैक्ट्स मैंने आपको उसके बारे में बताए। नेक्स्ट चलते हैं जुपिटर की तरफ यानी कि बृहस्पति की तरफ। तो यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होगा जोवियन प्लैनेट्स। इससे पहले वाले जितने भी प्लैनेट्स थे वो सारे के सारे जोवियन वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे, और अब हम देखते हैं जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट्स के बारे में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले भी बताई कि उसके अंदर डेंसिटी बहुत कम होती है, रोटेशन स्पीड उनकी काफ़ी तेज़ मिलेगी क्योंकि वो मैक्सिमम गैस से मिलकर बने हैं। तो जो हमारा जुपिटर है, तो जुपिटर के बारे में सबसे बड़ी बात एक ये है कि जो मिशन है नासा का, तो सब लोग जानते होंगे या फिर जो नहीं भी जानते हैं तो उसका नाम है जूनो, जुपिटर नियर ऑर्बिट। तो ये जो मिशंस हैं इनको ज़रूर ध्यान रखते रहिएगा, ये कई जगह पे आपको प्री में भी और मेंस में भी किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से आपसे पूछे जाएंगे।
फिर अगर हम बात करते हैं इसके सैटेलाइट्स की, जो बृहस्पति है इसके जो कुल उपग्रह हैं, प्रेजेंट में सबसे लेटेस्ट पता ये चला है कि इसके 79 सैटेलाइट्स हैं। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है। डेंसिटी की बात करें तो जैसे कि ये जोवियन प्लैनेट है तो डेंसिटी इसकी बहुत कम है, 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें हाइड्रोजन ये कहा जाता है कि 75% तक हाइड्रोजन इसमें है। हीलियम की बात करते हैं तो 24% तक इसमें हीलियम हमें मिलती है। जो इसका रोटेशन पीरियड है, तो रोटेशन पीरियड के बारे में ये बताया गया कि इसका रोटेशन पीरियड है 9 आवर 55 मिनट्स। अगर हम इसके रिवॉल्यूशन की बात करें, यानी कि एक परिक्रमा की बात करें जो ये सन के अराउंड करता है, तो उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड है 11.86 ईयर्स। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जोवियन प्लैनेट पे, यानी कि शनि की बात करते हैं और सैटर्न की बात करते हैं। तो अगर इसको हमने कहा गया है तो ये हमारे पूरे जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम का सेकंड सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर है। सेकंड पे अगर हम बात करते हैं तो सैटर्न यानी कि शनि। शनि का एक पूरा रिवॉल्यूशन पीरियड 29.5 ईयर्स का बताया गया है, और जो इसका रोटेशन यानी कि घूर्णन पीरियड जो है वो 10 आवर्स 40 मिनट्स का, यानी कि 10 घंटे 14 मिनट, 10 आवर्स और 14 मिनट। फिर अगर हम इसके सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो शनि के सैटेलाइट्स हैं वो 82 बताए गए हैं, सबसे लेटेस्ट जो अपडेट है इस सैटर्न के बारे में। तो 82 सैटेलाइट्स। डेंसिटी देखें तो जोवियन प्लैनेट्स में जो डेंसिटी है ये कम है, और इसमें जो डेंसिटी हमें मिलती है, घनत्व हमें मिलता है वो 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि अपने यूरेनस के बारे में। यूरेनस यानी कि अरुण, तो ये हमारा साइज की बात करते हैं तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट है। अगर सन से हम इसकी काउंटिंग करते हैं सीरियल वाइज तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो ये हमारा 7th प्लैनेट है। जो इसका रिवॉल्यूशन परिक्रमा का जो काल है वो 84.03 ईयर्स बताया गया है। जो इसका रोटेशन पीरियड है, तो रोटेशन पीरियड बताया गया है 10 घंटे 48 मिनट का। फिर अगर हम बात करें तो यह जो घनत्व है इसका, तो इसका घनत्व 1.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं अगर इसके उपग्रहों के बारे में, तो जो इसके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो टोटल 27। फिर बात करते हैं अपने लास्ट प्लैनेट के बारे में, तो जो लास्ट प्लैनेट है हमारा उसका नाम है नेपच्यून यानी कि वरुण। तो इस वरुण के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये कि ये सब पूरे सोलर सिस्टम में 4th बिगेस्ट प्लैनेट है। जो इसका टोटल रिवॉल्यूशन पीरियड है सन के अराउंड वो 164.79 ईयर्स। ऐसे ही अगर हम इसके रोटेशन पीरियड की बात करें तो जो रोटेशन पीरियड बताया गया है इसका वो 17 घंटे 50 मिनट का, यानी कि अपने ही अक्ष पे जो ये घूम रहा है तो उसका जो टेन्योर है 17 घंटे 50 मिनट का। टोटल जो इसके सैटेलाइट्स बताए गए हैं वो 14 हैं, और डेंसिटी जो बताई गई है इसकी 1.160 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनसे जुड़ी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सोलर सिस्टम से जुड़ी एक और इंफॉर्मेशन है कि जो ये प्लैनेट्स हैं, जो इनकी डायरेक्शन है कि ये कैसे रोटेट करते हैं, तो ईस्ट टू वेस्ट करते हैं या फिर वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। तो यहाँ पर बस आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्लैनेट वीनस है और हमारा जो प्लैनेट यूरेनस है, यह दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं जो कि हमारे ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें तो ये ऐसे रोटेट करते हैं, तो इन पे जो हमें सन राइज होता हुआ दिखता है तो वो सन हमेशा वेस्ट से राइज होता हुआ दिखता है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं वह सब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। जैसे कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेंगे तो जो हमें बाकी प्लैनेट्स हैं उन सब पे जो हमें सनराइज होता हुआ दिखता है वो ईस्ट साइड से दिखता है। तो ऐसे ही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई, और उन्हीं से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार प्री एग्जाम्स में ज़्यादा और मेंस एग्जाम में कुछ कम। लेकिन ये हमारा एक ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर का कंप्लीट सिलेबस का सीरीज़ है, तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में तो जो भी हमारे यूनिवर्स से जुड़ी हुई बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं उनको मैं लगातार दे रहा हूँ, और फर्दर आगे भी जो उसके बेसिक फैक्ट्स हैं जहाँ से आपको जो हमारा
यूनिवर्स से जुड़े हुए बेसिक समझ है, बस वो डेवलप हो जाए। तो इसी के बाद अब हम चलते हैं अपने इसी से जुड़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो हमारा यूनिवर्स से जुड़ा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उपग्रह को, सैटेलाइट्स को। तो सैटेलाइट की बात करें तो ये हमारे नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है। और उपग्रह किसी भी प्लानिट के अराउंड परिक्रमा करते हैं और अपने ही एक्सिस पे वह रोटेशन भी करते हैं और घूर्णन भी करते हैं। तो जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है, तो उसमें नाम आता है मून का। तो मून के बारे में अगर हम बात करें तो मून का जो परिक्रमा काल है, रिवॉल्यूशन पीरियड है अर्थ के अराउंड, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। अब अगर हम बात करते हैं जो इसका एग्जैक्टली जो इसकी स्पीड है जिसके ऊपर ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने की बात करें अगर तो 2286 माइल पर आवर के बारे में इसकी स्पीड से कहा जाता है कि ये रोटेट कर रहा है। साथ ही साथ मून के बारे में एक और स्पेशलिटी ये है कि यह जितने समय पे अपनी परिक्रमा रिवॉल्यूशन पूरी करता है उतने ही समय में यह अपना घूर्णन काल भी पूरा करता है। जो हमारा मून है इसके ऊपर अगर हम देखें तो कहीं कहीं पे हमें ज्वालामुखी या वॉल्केनो क्रेटर भी देखने को मिलते हैं। जो इसका सरफेस है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, एक्सट्रीम कोल्ड है। और जो ये हमारा रोटेशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, जैसे कि ये हमारे पास अर्थ, तो अर्थ के अराउंड तो जो ये परिक्रमा कर रहा है तो ये हमारे पास ओवल शेप में कुछ या फिर इलिप्टिकल टाइप में कहा जाएगा कि ये अपने इस ऑर्बिट के ऊपर ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर हम अपने इस मून की बात करें तो मून से जुड़ा एक और हमारे पास टॉपिक आएगा ग्रहण यानी कि इक्लिप्स। तो इक्लिप्स क्या होगा? तो जैसे कि इक्लिप्स दो टाइप के हैं, एक हमारे पास नाम आएगा चंद्र ग्रहण, दूसरी की बात करें अगर तो सूर्य ग्रहण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सूर्य ग्रहण होगा वह कैसा होगा और फिर चंद्र ग्रहण होगा तो वो कैसा होगा। तो सबसे पहला एक नाम हमारे पास आता है लूनार इक्लिप्स या फिर चंद्र ग्रहण। तो जैसे कि आप इसे देखें तो ये अर्थ है, ये मून है और ये सन। तो सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाएगा और मून की शेडो किस पे पड़ेगी? अर्थ पे, तो हम इसे क्या नाम देंगे? चंद्र ग्रहण। बिल्कुल ऐसे ही जब हम बात करेंगे सोलर इक्लिप्स की, तो जैसे कि यह सूर्य, यह चंद्रमा और यह पृथ्वी, तो जो ये अर्थ की शेडो जब किस पे पड़ेगी? मून पर, और ये कहा जाए कि सन और मून के बीच में कौन आ जाएगा? अर्थ, तो उसे क्या कहा जाएगा? सोलर इक्लिप्स। अब जो ये हमारे इक्लिप्स हैं, इन इक्लिप्स के अंदर हमें कुछ ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ कुछ टाइम पीरियड बाद देखने को मिलती हैं, एक यूनिक फीचर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि ये एग्जैक्टली क्या क्या कंडीशन है या फिर कौन सी ये स्टेज है या फिर कौन सी प्रोसेस है या किसके कारणवश ये ऐसा होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास एक नाम आता है सुपर मून। तो सुपर मून की बात करें तो जैसे कि आप देखिए ये अर्थ है और ये मून इसकी परिक्रमा कर रहा है या फिर रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो जो ये रिवॉल्यूशन इसका है, तो ये जैसे कि अगर आप देखें कि ये अर्थ है और सिर्फ मून इसको ऐसे ही रिवॉल्व करता, तो हर जगह से इसकी जो डिस्टेंस थी वो सेम होती। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये अर्थ और ये मून इसकी रिवॉल्यूशन कर रहा है या फिर परिक्रमा कर रहा है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा डिस्टेंस कम है। तो जब अर्थ के मून सबसे नियरेस्ट होगा यानी कि सबसे निकटतम होगा, तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? सुपर मून। फिर ऐसे ही हम बात करते हैं ब्लू मून की, या फिर अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको कहा जाता है नील चंद्र। तो ये वह कंडीशन होगी जब एक कैलेंडर मंथ में हमें एक ही बार में दो पूर्णिमाएं या फिर दो न्यू मून कहा जा सकता, न्यू फुल मून कहा जाए, यानी कि एक ही कैलेंडर मंथ में दो फुल मून देखने को मिलेंगे, तो हम उसको क्या नाम देंगे? जो हमारा सेकंड मून होगा यानी कि जो दूसरी पूर्णिमा होगी उसको हम नाम देंगे ब्लू मून का या फिर नील चंद्र का। थर्ड को देखें अगर, तो अब हम बात करते हैं थर्ड की यानी कि ब्लड मून की। अगर हम इसको देखें तो इसको रक्त चंद्र भी कहा जाएगा। तो इसकी कंडीशन में यह होगा कि जब जैसे इक्लिप्स की कंडीशन आती है, तो जब इक्लिप्स की कंडीशन आएगी तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अर्थ होगी
और यहाँ पर हमें मून। तो अर्थ अपनी पूरी शैडो, छाया किस पे डालेगी? मून पे। तो जब ये पूरी छाया इस पे डालेगी तो हमें जो ये चंद्रमा है, मून है, ये रेड कलर का अपीयर होने लगेगा। तो जो ये हमें रेड कलर का अपीयर होने लगेगा तो इस वाली स्टेज को हम क्या नाम देंगे? ब्लड मून। तो लूनार इक्लिप्स, सोलार इक्लिप्स और मून से जुड़े हमारे पास 3 टर्म थी जिसको हमने यहाँ देखा। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थी जो हमारे मून से जुड़ी थी। तो अगर अब हम देखें तो हमने यूनिवर्स के कुछ बेसिक फैक्ट्स को समझा, कुछ अपनी यूनिवर्स के ऊपर समझ को डेवलप किया। तो ये एक मेरा सिर्फ एक ऐसा वीडियो जिसके अंतर्गत आप ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले इन सारे बेसिक्स को समझिए कि एग्जैक्टली ये क्या है। जैसे कि तारे हैं तो तारे क्या होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हमें उसमें देखने को मिलती हैं, प्लैनेट्स हैं तो वो क्या हैं, साथ ही साथ इक्लिप्स की बात। तो इन सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने अपने इस वीडियो में दिया है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है उससे पहले एक और है ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, तारों का कैसे ओरिजिन होता है, कौन सी स्टेजेस देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ इक्लिप्स की बात करें, ग्रहणों की बात करें, प्लैनेट्स कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन कैसे रोटेट करता है, कौन कैसे रिवॉल्व करता है। तो इन सारी इंफॉर्मेशंस को हमने अपने इस वीडियो में दिया। तो ये तो हमारा एक फर्स्ट लेक्चर है जो कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड। बिल्कुल ऐसे ही एक और यानी कि आप नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सिर्फ अर्थ के बेसिक फैक्ट्स को और जो उसके हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो हमें देखने को मिलती हैं अर्थ पे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने उस नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, जहाँ पर आपको अर्थ के जैसे कि लॉन्गिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको समझ मिलेगी। तो बस ये हमारे एक स्टार्टिंग वीडियोज़ हैं जहाँ पे हमारा यही एक कोशिश है कि जो भी हमारा बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्स के एस्पेक्ट से हों चाहे वो अर्थ के एस्पेक्ट से हों, वह आप समझ सकें। फिर जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे तो अपनी ज्योग्राफी में हम डीप जो डिस्कशंस हैं, टॉपिक्स हैं, उनको भी समझने में आसानी मिलेगी इन वीडियोज़ के माध्यम से, और हमारा सिलेबस भी कवर होता जाएगा। सो थैंक्स फॉर ऑल वॉचिंग। लाइक करें आप हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को।